सवाल हिजाब का नहीं है, सवाल हमारे अधिकारों का है। क्या हम हर चीज के लिए किसी से परमिशन लेना चाहिए, या कोई और तय करेगा कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, कब उठेंगे, कब काम पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। धर्म पर कोई पाबंदी नहीं है और उल्टा आपको कई हक होते हैं। ये सिर्फ धर्म की बात भी नहीं है, कभी कभार ये आइडेंटिटी की बात है। याद नहीं आता किसने कहा था कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। कोई था, हाँ कोई था जो, हाँ तो जो कपड़े लोगों की पहचान भी बनती है। बहुत सारे स्कूल्स में सरस्वती वंदन होता है, बहुत सारे स्कूल्स में आवर फादर हु आर्ट इन हेवन होता है, कई स्कूल्स में लब पे आती है दुआ, वो भी होता है। तो हम भगवान को या हमारे विधाता को स्कूल के बाहर नहीं रख पाते। किसी अस्पताल में चले जाइएगा, अस्पताल में भी एक मंदिर होता है। तो हमारी सोसाइटी फ्रांस की सोसाइटी जैसे नहीं है, जहां आप पब्लिक स्पेस में बिल्कुल आपके धार्मिक भावना का कोई डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। नमस्कार। अभी हाल में ही कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर पूरा विवाद हुआ, फिर मामला न्यायालय में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया वो आदेश नहीं था बल्कि दो बटे हुए वर्डिक्ट थे। दो जजेस की जो बेंच थी उसमें एक जज ने ये फैसला दिया या ये कहा कि उस पर बैन चलना चाहिए और दूसरे जज ने ये कहा कि बैन नहीं चलना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने की छूट होनी चाहिए। अब मामला हायर बेंच में चला गया है जिसमें ज्यादा जजेज होंगे, फिर देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन इसके बीच में आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर संजय हेगड़े जी, कानून के विशेषज्ञ। हम उनसे समझना चाहते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, इसका लीगल पक्ष क्या है, इसका मोरल पक्ष क्या है, दोनों को मिला के क्या पक्ष बनता है, दोनों जजेस का जो वर्डिक्ट है उसका मतलब क्या है। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ आपका, और ओवर टू यू, हम सीधे आपको सुनना चाहते हैं। देखिए अशोक जी, मेरे ये मामला मेरे ही मेरे शहर से निकला है, उडुपी, जहाँ ये शुरू हुआ है। वहीं का मैं वासी हूँ, वहीं मैं कॉलेज गया हूँ। और मामला तो सिर्फ उडुपी के एक कॉलेज के एक क्लासरूम से शुरू हुआ था। वहाँ कई लड़कियां हिजाब पहनती थी, कई नहीं पहनती थी। तो एक केमिस्ट्री की टीचर थी, उसका नाम था शायद चित्रा शेट्टी। उसने कई लड़कियों को मना कर दिया, बोली कि पिछले साल भी जो सब हिजाब पहनते थे उनके हिजाब मैंने उतरवा दिए हैं, और उसके बाद आप नहीं पहन सकते हो, और अगर पहनो तो आप क्लास से बाहर हो जाना, क्लास के अंदर ही मत आना। तो ये लड़कियां परेशान होकर वहाँ प्रिंसिपल के वहाँ गए। प्रिंसिपल साहब शायद इसे नज़रअंदाज करना चाह रहे थे, इस मामले में फंसना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। इनके जब पेरेंट्स भी आए थे तभी मिले नहीं। तो फिर जाके जब एजुकेशन ऑफिसर के वहाँ कंप्लेंट हुआ, तब एजुकेशन ऑफिसर ने प्रिंसिपल को शायद डांटा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल था ये, गवर्नमेंट कॉलेज, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। हमारे वहाँ यानी 10+2 जो होता है, +2 के लिए कॉलेज था। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ये कहने के बाद हर कॉलेज का एक कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी होता है, और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसमें वो लोकल एमएलए शामिल है। और न सिर्फ लोकल एमएलए पर एक और बीजेपी के वरिष्ठ, वहाँ के उस एरिया के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल थे। तो वहाँ जब बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग हिजाब पहनेंगे तो हमारे लोग भगवत पहन के आ जाएंगे, भगवा स्कार्फ पहन के आ जाएंगे। और ये मामला बिल्कुल पॉलिटिकल बन गया। पॉलिटिकल होने के बाद फिर कर्नाटक सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, आदेश निकाला, जो कहता है कि स्कूल के अंदर कोई भी जो रिलीजियस वस्त्र है वो पहनना नहीं चाहिए। हालांकि ये रिलीजियस वस्त्र पहनने का प्रॉब्लम
पहले किसी को था नहीं। कुछ जो चाहते थे पहनते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं पहनते थे। वैसा कंपल्शन की बात थी ही नहीं। गवर्नमेंट ऑर्डर आने के साथ साथ ये बच्चियां हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में बगैर इंटरिम कुछ यथास्थिति बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई, या हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरे मामले की सुनवाई ही करते हैं, और बिल्कुल एकदम से 3 जज बेंच का फुल बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट का बना। कर्नाटक हाई कोर्ट के बेंच के आदेश अनुसार ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था वो सही था, और स्कूल के या कॉलेज के अंदर हिजाब पहनना जो बैन था वो सही था। देखिए, हिजाब बैन नहीं कर सकते हैं। ओके। ये अगर आप सड़कों पे हिजाब में चल रहे हो, उस पर कोई बैन नहीं था। और हिजाब पर ही सवाल बनाना वो भी शायद उचित नहीं था। सवाल यही था कि अगर आप क्लासरूम के अंदर जाए, क्लासरूम में हिजाब कंपल्सरी निकलवा सकते हो या उतरवा सकते हो या नहीं, ये एक कंपल्शन था। एक तरीके से देखा जाए तो ये सवाल था कि क्या छात्राएं सही थे या वो टीचर, और क्लासरूम किसकी है? क्या सिर्फ टीचर की है? क्या छात्र छात्राओं की कोई वहां भूमिका है नहीं? तो फिर जब कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया था, ये मार्च में आया था, फिर मामला एकदम से सुप्रीम कोर्ट में आया और कुछ 6 महीने सुनवाई नहीं हुई। फिर ये सितंबर के में सुनवाई शुरू हो गई, और दो जज की बेंच ने भी वही किया जो कर्नाटक हाई कोर्ट में किया कि ये इंटरिम ऑर्डर का कोई बात नहीं है, बिल्कुल इशू पे जाएंगे, और पूरी सुनवाई हुई। तो हिजाब मामले में जो मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट में भी आर्गुमेंट्स किया था, यहाँ भी हमने आर्गुमेंट किए, और हमारे साथ बहुत सारे साथी थे जिन्होंने अलग अलग पहलुओं पर आर्गुमेंट किया इस इशू पर। उनमें दुष्यंत दवे साहब थे, कपिल सिब्बल साहब थे, देवदत्त कामत थे, और कई सारे दोस्त थे। इनके नाम गिनते गिनते ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। तो अब फैसला आ गया है। फैसला एक स्प्लिट वर्डिक्ट है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इन दोनों वर्डिक्ट्स को आप कैसे देखते हैं, सिंस यू आर पार्ट ऑफ ऑल दैट एक्सरसाइज। तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो बच्चियां इस मामले पे लड़ रही थी जनवरी से, उनको पहली बार ये एहसास हुआ है कि किसी ने तो उनकी बात मान ली। एक जज तो है जिन्होंने कहा है हाँ, बच्चियों को पूरा अधिकार है स्कूल भी जाने का और हिजाब भी पहनने का, वरना हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी, और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने भी नहीं मानी। जस्टिस धूलिया शायद, हाँ, जस्टिस धूलिया ने ये बात मानी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सबसे प्रथम यही इशू है कि जहां हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को अगर हम पढ़ाने से इनडायरेक्टली भी रोक ले तो क्या हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं या नहीं? तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और उनकी जो एक व्यू है वो भी अभी आगे टेस्ट होगा जब मामला 3 जजों के सामने जाएगा। तो ये 3 जज का बेंच अभी शायद दिवाली के बाद शायद कॉन्स्टिट्यूट हो। हम कह नहीं सकते कि हियरिंग कब होगी, पर जल्दी ही होगी, ये आशा करते हैं। इसमें देखिए, जैसे धार्मिक प्रतीकों का मामला है कि स्कूल में धार्मिक प्रतीक नहीं लेके जाना चाहिए, ये मामला है। ज्यादातर स्कूलों में, मैं खुद यूपी के स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ, धार्मिक पूजाएं होती हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बच्चे कलावा बांध के जाते हैं।
इस्लामिक चिन्ह भी लेके जाते हैं, आप हिजाब पहन के जाते हैं, पढ़ाई इससे कैसे डिस्टर्ब हो जाती है? मैं ये थोड़ा लीगल से अलग हटके मोरल की बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई इससे, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में आप किसी प्लेस को सेकुलर बनाने के नाम पे ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उसमें आप रिलीजियस चिन्ह लेके नहीं आए? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे क्लासरूम्स में, हमारे स्कूल्स में बिल्कुल ही सेक्युलर वातावरण है कि हम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को बिल्कुल परे रखते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में सरस्वती वंदन होता है, बहुत सारे स्कूल्स में आवर फादर हु आर्ट इन हेवन होता है, कई स्कूल्स में लप पे आती है दुआ, वो भी होता है। कई स्कूल में मैंने सुना है कि वो जो गाना था ना कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, वो पाकिस्तान के स्कूल में भी एक प्रेयर के रूप में होता था। तो हम भगवान को या हमारे विधाता को स्कूल के बाहर नहीं रख पाते हैं, या किसी भी आप किसी अस्पताल में चले जाइएगा, अस्पताल में भी एक मंदिर होता है, कई जगह लोग नमाज पढ़ते हैं, थानों में मंदिर होते हैं, यूपी में। हाँ, सब तो हमारी सोसाइटी फ्रांस की सोसाइटी जैसे नहीं है, जहां आप पब्लिक स्पेस में बिल्कुल आपके धार्मिक भावना का कोई डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। फ्रांस में आप पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं, आप कोई ये अपना क्रॉस बड़ा सा नहीं पहन सकते हैं। तो फ्रांस की जो सेक्युलरिज्म है, जो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट जो कहते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया था, वो अपनी जगह है। और कम्युनिस्ट देशों के अलावा मैं कोई और देश नहीं जानता हूं जहां बिल्कुल ही ब्लैंकेट बैन ऑन रिलीजियस सिंबल्स है। हमारे देश, हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव, वही परंपरा चली आ रही है कि आप अपनी जगह खुश रहिएगा, आप अपना तिलक, अपने जनेऊ या जो भी आप कलावा जो मानते हैं बांधिएगा। सिख अपना पगड़ी धारण कर ले, चाहे तो उनकी मर्जी से। अगर वो कुछ अपने धर्म को भी यहाँ क्लासरूम में लाना चाहे तो कोई आपत्ति किसी की थी नहीं। हम सब उसे हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक पार्ट मानते थे। ऐसे लीगल तरीके से अगर आप देखें, सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ दैट होल एक्सरसाइज, तो आपको क्या लगता है कि संविधान में इस तरह की कोई रोक है? ठीक है, 2 जजेस का फैसला आ गया है, वो वर्डिंग बटा हुआ है, हाँ। क्या आएगा, लेकिन मान लीजिए अभी मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि जस्टिस हेगड़े से मैं बात कर रहा हूँ, आपको फैसला देना हो, तो कानून क्या कुछ ऐसा कहता है? नहीं, अब तक तो 2 जस्टिस हेगड़े हो चुके हैं, तीसरा तो मेरे से नहीं होगा, कोई और हेगड़े बने या ना बने वो अलग चीज है। अच्छा, पर ये संविधान में ये जो धर्म को नकारने की बात नहीं है। संविधान में ऐसे प्रावधान है कि आप आपके धर्म को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रोफेस भी कर सकते हो और प्रोपेगेट भी कर सकते हो। तो धर्म पर कोई पाबंदी नहीं है, और उल्टा आपको कई हक होते हैं जी। आपके धर्म के बारे में लोगों को बताने के लिए। और ये सिर्फ धर्म की बात भी नहीं है, कभी कभार ये आइडेंटिटी की बात है। किसी ने, याद नहीं आता है किसने कहा था कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। कोई था हाँ, तो जो कपड़े लोगों की पहचान भी बनती है। और पहचान, अपनी पहचान को खुद बनाना, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ है। तो अगर आप अपनी पहचान, अपनी इंडिविजुअलिटी
हर जगह आप उसमें स्वायत्त रखना चाहते हैं, तो ऐसा क्लासरूम क्या चीज है कि वहां जाने से पहले आप बिल्कुल अपनी पहचान को अलग करें, अपनी जमीर से सौदा करके आप क्लासरूम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन जस्टिस गुप्ता का भी तो अपना वर्जन रहा होगा ना, जस्टिस गुप्ता ने भी तो लीगल फैसला ही दिया होगा लीगल प्रोविजंस के तहत, तो उनका क्या कहना था? देखिए, ये जो लीगल वाला इशू है, बहुत सारे जज, क्योंकि उन पर उनका दायित्व बनता है जजमेंट देना जी, पर कभी कभार जज गलत भी हो सकते हैं। आपको ये याद होगा कि जस्टिस जीएस सिंघवी और मुखोपाध्याय ने धारा 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। बिल्कुल। फिर 5 जजों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गलत है स्वायत्त। तो जस्टिस गुप्ता का ये मानना है कि यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन के बगैर इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकती है, और अगर इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिन के कारण यूनिफॉर्म एनफोर्स करना चाहता है तो उसमें कोई छेड़छाड़ करने का या कोई अकोमोडेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे थे, ये बहस चल रही थी और बाहर आ रही थी, तो हम ये पढ़ रहे थे कि इसमें ये भी बात हुई कि इस्लाम अलाउ करता है कि नहीं, इस्लाम इतना जरूरी है कि नहीं, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत थी और ये कहाँ पहुंचा? हाँ, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान में राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, और उसे वो आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना कोर्ट का काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। पर धर्म के किस पहलुओं को वो प्रोटेक्ट करता है? तो पुराने जजमेंट्स बहुत सारे हैं जिसमें एक टेस्ट डिवाइस किया गया है कि आपके धर्म के बिल्कुल इसेंशियल जो है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि उसी धर्म में बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो नॉर्मल धर्म से रिलेटेड नहीं है पर आम जिंदगी से रिलेटेड है, जो जैसे पूजा के लिए अगर आप फूल लेके आते हो और किसी मंदिर में जो वहां के पुजारी फूल के जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे पैसे बना रहे हैं, अगर सरकार कोई ऐसे नियम कहती है कि आप फूल सिर्फ गवर्नमेंट शॉप से लोगे, तो क्या ये इंटरफेरेंस इनटू इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो ये जो टेस्ट है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, वो काफी हद तक बहुत सारे जजमेंट्स है। कभी आए थे कि कभी एक सवाल आया था कि एक बकरी ईद पे गाय काटना क्या इसेंशियल है? तो तभी कोर्ट में सारे देख के कहा कि नहीं, ये गाय भी काट सकते हो और बकरा भी काट सकते हो। तो अगर गाय काटने पे रोक लगा ले तो वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पे के तहत वो प्रोटेक्शन नहीं है। या आनंद मार्गियों ने एक बार कहा था कि हम तांडव नृत्य खुले सड़कों पर करेंगे। ये प्रोसेशन में, जुलूस में जाते हुए तांडव नृत्य करना हमारे लिए इसेंशियल है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये कोर्ट ने इसे नहीं माना था। तो ये जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला आर्गुमेंट था वो भी लिया गया था क्योंकि कुरान में, हदीस में ये कुछ है जिसके कारण ये मान्यता हुई कि जो धार्मिक मुसलमान औरत है वो उनको लगता है कि हिजाब पहनना जरूरी है। कोर्ट का इस पे क्या था? तो जस्टिस धुलिया का ये कहना था कि ये सवाल के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो या ना हो, फिर भी अगर
ये मामला किसी कारणवश, रिलीजियस कल्चरवश के कारण, आप अपनी जो कॉन्शियंस, जो जमीर से आप इसे अगर बिलीव करते हो, तो वहां एक रीजनेबल अकोमोडेशन होना चाहिए। आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम ये हिजाब नहीं पहने तो हम धर्म से बाहर हो जाएंगे। आपके अगर कॉन्शियंस और आपकी जो प्रैक्टिस में है हिजाब पहनना, तो किसका क्या जाता है? हिजाब पहनने से क्या लोग पढ़ना भूल जाते हैं, या उनकी सुनवाई में कुछ कम होती है, या किसी और को डिस्टर्ब, या किसी और अगर किसी और को डिस्टर्बेंस क्यों हो? अगर वो हिजाब पहने, आप अगर कलावा बांधो, वो जो अंग्रेजी में कहावत है कि द इंग्लिशमैन्स लिबर्टी एंड्स वेयर द फ्रेंचमैन्स नोज बिगिंस। तो वैसा है कि आपके जो शरीर पे धारण करते हो या पहनते हो या दिखाते हो, वो आपकी मर्जी। दूसरा जो पहनता है उसकी मैं सच चुके आप कर्नाटका से ही हो, और आपने ये बताया कि आपके शहर से ही ये हुआ और आपका एजुकेशन वहां पे हुआ है। कर्नाटका की सोसाइटी में आप कैसे देखते हो, क्या बदलाव आया? जब आप बच्चे थे या आप कॉलेज में जा रहे थे तो भी हिजाब था, बुर्का था, या आपको लगता है सोसाइटी थोड़ा आगे बढ़ी है या पीछे बढ़ी है? रेडिकलिज्म वहां पे दोनों तरफ बढ़ा है? क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग एक लंबे समय तक ये मानते रहे कि कम्युनलिज्म जो है बेसिकली नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र खत्म होते होते कम्युनलिज्म का ये वाला तरीका खत्म हो जाता है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। यस, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं है कि जब विश्व हिंदू परिषद 1960 में सब था, फिर कुछ देर वैसे ही डिफंक्ट सा हो गया था। उसे रीलॉन्च कहाँ किया गया था? 1983 में उडुपी में पेजावर मठ के स्वामी जी ने किया था। और वही पेजावर मठ के स्वामी जी वो स्वामी जी थे जिसके सामने उमा भारती ने चरण छू के फिर बाद में शपथ ली थी चीफ मिनिस्टरशिप के। तो वहां के माहौल में दोनों तरीके के रूढ़िवादी है, पर वो इलाका भी ऐसा है कि हम सब मिलजुल के रह चुके हैं। वहाँ ईसाई भी है, मुसलमान भी है, वैदिक सनातनी हिंदू है, और ऐसे हिंदू भी है जो पहले सनातनी जो मंदिर है उसमें नहीं जाते थे। तो वहां के जो लोकल दैव जो कहते हैं, भूता जो कहते हैं, जैसे पंजुर्ली, कलकुड़का, हर उनके लिए अलग अलग मंदिर थे। तो ये एक बहुत ही कॉम्पोजिट सोसाइटी थी। पर 1900 बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद वहां ये जो रेडिकलाइजेशन शुरू एक साइड से हुआ था, दूसरे साइड से मैच होने लगा, और उडुपी इलाका और जो वो कोस्टल कर्नाटका है, वो ऐसा इलाका है कि पहले से जनसंघ की एक वातावरण था, बेस था। म्युनिसिपल काउंसिलर वहां से पहले बार जनसंघ के वहां से चुने गए, वो सब डॉक्टर वी एस आचार्य थे, जो बाद में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बने। तो क्योंकि ये जो सदर्न कर्नाटका है केरल के बिल्कुल सटा हुआ है, और नॉर्दर्न केरला में एक सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है। सदर्न कर्नाटका में भी है, और दोनों वर्गों से बहुत से लोग गल्फ में काम करते हैं। तो गल्फ से जब पैसे आने लगे, जो पुराने जो सब मस्जिद थे वो लोकल स्टाइल में टाइल्ड रूफ सब थे। अब मस्जिदें भी ज्यादा अरबिक डोम, मिनारेट उसके साथ सब बने हैं। लोकल जो टेम्पल्स भी थे
वो भी बहुत बड़े बड़े गोपुरम वगैरह वगैरह कम थे। अब सब बड़े आलीशान बनने लगे हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव रिलीजियोसिटी जो आया है, और ना सिर्फ अपने धर्म को देखना, सामने वाले के धर्म को एक नफरत से देखना, वो एक नया फिनोमेनन है। जैसे आपके समय जब आप कॉलेज में थे तो कितना दिखाई देता था हिजाब? हमारे समय में हमारे कॉलेज में शायद कम दिखाई देता था, पर हमारा तो गवर्नमेंट कॉलेज था नहीं। पर एक हाथ थे, कभी कुछ हिजाब भी पहनते थे, कुछ बुर्का भी पहनते थे, लेकिन उसमें कोई। और हमारे समय में एक और बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारे समय में यूनिफॉर्म थे ही नहीं। मैं जब 25 साल बाद वापस वहां उस कॉलेज में चीफ गेस्ट बन के गया, तो मैं हैरान सा रह गया कि पूरे ये सब यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। कुछ टाइम पहले मैं गोरखपुर में एक डिग्री कॉलेज में मुझे बुलाया गया था चीफ गेस्ट। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो उसको स्कूल बना दिया है, यूनिफॉर्म। हम तो कभी कॉलेज में यूनिफॉर्म में गए नहीं। बिल्कुल, 10वीं के बाद यूनिफॉर्म का कोई सवाल था ही नहीं। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं? बहुत लंबा तो इस पे बात किया जाए, क्योंकि फिर कोर्ट में जाएगा, फिर आप लोग बहस करेंगे, हम पढ़ेंगे उसको। तो अभी आप कैसे देख रहे हैं? दो तरह से मैं चाहूंगा जानना, एक तो लीगल और दूसरा कर्नाटक की सोसाइटी को ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम बात खत्म करेंगे आज की। हाँ, कर्नाटक की सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करेगा वो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर इलेक्शन आ रहे हैं, और अगर इलेक्शन में लोग ये तय करें कि भाई ये सब धांधली बेकार की बात है, जैसे अकबर इलाहाबादी ने कहा कि मजहब की बात मैं करता ही नहीं, इतनी फालतू अकल में है ही नहीं, तो अगर वहां तक पहुंचे तो बहुत बढ़िया होगा। और मेरा ये मानना है, सवाल हिजाब का नहीं है, सवाल हमारे अधिकारों का है। क्या हम हर चीज के लिए किसी से परमिशन लेना चाहिए, या कोई और तय करेगा कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, कब उठेंगे, कब काम पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे जो अधिकार है वो संवैधानिक है, और संविधान से पहले भी थे। बिल्कुल, वो मानवीय अधिकार है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। बिल्कुल। जो हमारे संविधान लिखने से पहले, अंबेडकर से पहले फुले थे, और फुले को जो इन्फ्लुएंस किया था वो किताब था द राइट्स ऑफ मैन बाय थॉमस पेन। उसको बिल्कुल, हाँ, कि एक आदमी को दूसरे आदमी में कोई अधिकार नहीं है, वो ही एक रेवोल्यूशनरी थॉट था उस टाइम पे। और अब हम क्या उल्टा जा रहे हैं कि जो भी चुन के आता है वो सब पे राज करेगा और सब पे अधिकार जमाएगा, या उसके पास जो पावर है वो एक अमानत की तरह है, एक ट्रस्ट की तरह है, जो जब चाहिए किसी कारणवश प्रोपोर्शनेटली आराम से इस्तेमाल करे। बिल्कुल। अभी आपके यहाँ आखिरी में एक चीज पूछ लूं कि भारत जोड़ो यात्रा अभी आपके प्रदेश से गुजरी है, आप तो दिल्ली में ही हैं, मुझे पता है। कुछ लग रहा है आपको कि कुछ जुड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है इससे, या फिर? देखिए, कभी कभार जो फर्क पड़ता है वो एकदम से नजर नहीं आता है जी। पर ये अच्छा है कि भारत छोड़ने की बात हो रही है, कोई यात्रा पे निकला है, लोग साथ चलते आए हैं। आप दांडी यात्रा को ही देख लीजिएगा, बहुत लोग चले नहीं थे उस जमाने में। कांग्रेस के लोगों ने ही बहुत एंडोर्स नहीं किया था। हाँ, बहुत एंडोर्स नहीं किया था, और इंटरनेट था नहीं। हाँ। फिर भी क्योंकि कुछ रिपोर्टरों ने रिपोर्ट किया था, तब से वो एक बड़ा चीज हो गया था। या आप फिलहाल के पॉलिटिक्स में देखिएगा, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, उनके यात्रा के बाद यहाँ आंध्रा में वाईएसआर ने बहुत बड़ा यात्रा किया था। बिल्कुल। तो हम यात्रा और पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल सफलताएं वो अलग अलग चीजें हैं।
पर जो जोड़ने की भावना है, चाहे वो यात्रा से हो, चाहे किसी आंदोलन से हो, वो इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। तो आज की बातचीत आपने सुनी, हिजाब से शुरू हुई, हिजाब का पूरा मामला क्या था, कैसे ये मामला शुरू हुआ, कोर्ट में अभी तक कैसे गया है, कोर्ट ने किन किन चीजों को ध्यान रखा है जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, और आगे क्या हो सकता है, उसकी सारी संभावनाओं पर और मनुष्य के मानवीय और संवैधानिक दोनों अधिकारों पर संजय सर ने बहुत डिटेल में बात की। फिर आगे हम किसी ऐसे ही मुद्दे पे और बातचीत करेंगे किसी और से। शुक्रिया, धन्यवाद सर।